to all dear students and viewers. We are reading the chapter 6 of First Flight book, class 10th. The name of the story is The 100 Dresses Part 2, written by L. Busser Easter. We are in the continuation of the first part of the video, in which we had gone through that Wanda Petronsky had not been coming to school, वो स्कूल नहीं आ रही थी, and the Petronsky family decided to move to a big city. पेट्रोन्स्की की फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो एक बड़े शहर में जाएंगे, वेयर नो वन वुड केयर अबाउट देयर अनफेमिलियर नेम, जहाँ पर उनके ये अनफेमिलियर नेम जो पेट्रोन्स्की है, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनकी तरह से वहाँ पर और भी ऐसे लोग रहते हैं और जहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 के वीडियो में अभी जो हमने वीडियो पार्ट 1 जो रीड किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जब सारे स्टूडेंट्स रूम नंबर 13 में बैठे हुए हैं और वो वांडा पेट्रोन्स्की की जो वंडरफुल ड्राइंग्स है उसको देखते रहते हैं। और तभी वहाँ मिस मैसन के पास जो है एक नोट आता है जो कि मॉनिटर लेके आता है और वो बताता है कि ये नोट जो है प्रिंसिपल ने भेजा हुआ है। टीचर उस नोट को देखती हैं और वो कई बार उस नोट को पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद फिर वो बच्चों को बुलाती हैं और बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ लेती हैं और फिर वो इन्फॉर्म करती हैं कि ये जो नोट उनके पास आया है ये वांडा के फादर ने उनको लिखा है। और उसमें वांडा के फादर ने ये इन्फॉर्म किया है कि वो सभी यहाँ बोगिन हाइट से शिफ्ट हो रहे हैं एक बड़े शहर में, क्योंकि यहाँ पर बोगिन हाइट्स में या इस स्कूल में जहाँ पर वांडा पढ़ती थी वहाँ पर उसे बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता था और उसे जो है काफ़ी सारी जो है सफरिंग रहती थी। और इसको जो है मिस मैसन जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर के क्लास में इन्फॉर्म करती हैं। मैडी को उस वांडा के फादर के लेटर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपोलोजाइज़ करना चाहती है वांडा से, और लेकिन वांडा स्कूल अटेंड नहीं करती है। तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो बोगिन हाइट्स उसके घर पे जा कर के उसको वो अपोलोजाइज़ करे और उसको यहाँ स्कूल में स्टे करे, इस स्कूल में उसे स्टडी करने के लिए रोके और वहाँ पर वो उसको एश्योर करे कि अब से जो है पैगी और मैडी दोनों जो है उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो इसके लिए वो पैगी से पूछती है और पैगी भी जाने के लिए रेडी हो जाती है और पैगी और मैडी दोनों बोगिन्स हाइट्स पहुँचते हैं और इस आशा के साथ शायद फैमिली जो है वहाँ से मूव न की हो। लेकिन जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर उस घर में कोई नहीं रहता है। वो घर के दरवाज़ों को नॉक करते हैं, जो फ्रंट डोर रहता है वहाँ पे नॉक करते हैं, फिर बैकयार्ड में जा कर के देखते हैं तो वहाँ भी डोर पे नॉक करते हैं, तो लेकिन कोई भी रिप्लाई वहाँ से नहीं आता है। तो अब तक की वीडियो में हम लोगों ने इतना रीड किया था। अब आगे की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। Before proceeding to the story, I would like to tell you that we have to start from page number 76. So I will ask you to open your book and take the pencil in your hand to note down the difficult words meaning during the explanation. There was no doubt about it, the Petronsky were gone. How could they ever make amends? Make amends means होता है to correct a mistake. तो अब यहाँ पे क्या था कि अब कोई डाउट नहीं था, बिकॉज उन लोगों ने बैकयार्ड में जाकर के नॉक किया, फ्रंट डोर को नॉक किया, कोई भी वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला, किसी ने भी उनको अटेंड नहीं किया। तो अब कोई डाउट वहाँ पे था ही नहीं। फैमिली पेट्रोन्स्की की जो फैमिली थी दैट हैड शिफ्टेड टू न्यू प्लेस, वो लोग शहर जा चुके थे और यहाँ से वो माइग्रेट कर चुके थे। सो देयर वाज नो स्कोप फॉर करेक्टिंग देयर मिस्टेक। अब वहाँ पर जो पैगी और मैडी ने जो मिस्टेक की थी अब उसको करेक्ट करने का कोई चांस नहीं था कि वो अपनी गलती को सुधार सकें, तो ऐसा उनके पास अब कोई चांस बचा नहीं था। इसलिए उनको क्या करना पड़ा, दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल।
अब वो दोनों जो है पीछे मुड़ी और धीरे धीरे जो है वो दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन द हिल टू रिटर्न टू देयर हाउसेज, और धीरे धीरे वो पहाड़ी से नीचे उतर करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। वेल एनीवे सेड पैगी, सी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. So besides means क्या होता है additionally, और contest means क्या होता है competition. अब पेगी जो है वो वेंडा से कहती है कि पेगी जो है वो कहती है कि नाउ वेंडा हैज़ गॉन अवे, अब तो वेंडा जा चुकी है। मेडी से बताती कि अब तो वेंडा जा चुकी है, लेकिन अब वो लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होती तो शायद वो लोग अपॉलॉजी फील करते और उसको एश्योर करते कि अब वो लोग उसको टीज़ नहीं करेंगे, वो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे और उसको स्कूल में पढ़ने के लिए उसको कहते, उसको रोकने का प्रयास करते। लेकिन अब तो फैमिली जा चुकी है, तो अब उन लोगों के पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि वो बात कर सकें, क्योंकि वेंडा तो वहाँ पे है ही नहीं। तो अब जो है कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एडिशनली यहाँ पर वो कहती है कि बिसाइड्स, मतलब इसके अतिरिक्त क्या था, व्हेन सी वॉज आस्किंग हर अबाउट द ड्रेसेस, कि जब पैगी जो है ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी तो शायद वो जो बात करती थी उससे उसको गुड आइडियाज़ मिलते थे। जब वो वेंडा से पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कैसे ड्रेसेस हैं, तो वो अपने ड्रेसेस को डिस्क्राइब करती थी। तो जिस तरह से वो डिस्क्राइब करती थी, सी गेट द गुड आइडियाज़ थ्रू दोज क्वेश्चंस। जब वो उससे क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कैसे ड्रेस हैं, तो वो डिस्क्राइब करती थी उसके पास ऐसे ड्रेस हैं, इस डिज़ाइन के हैं, इस पैटर्न के हैं, क्रिसमस ट्री कलर के हैं। तो जब वो उन सबको बताती थी तो उससे उसको क्या मिलता था, आइडिया मिलता था कि उसको अपनी ड्राइंग्स में कैसे बनाना है। और नहीं तो वो इस कंपटीशन को ना जीतती, अगर वो उससे क्वेश्चन ना करती तो उसके अंदर ये आइडियाज़ ना आते डिफरेंट ड्रेसेस के, और वो इस कंपटीशन को जीत ना पाती। तो यहाँ पे पैगी क्या कर रही है, अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही है कि जो उसने उससे ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चन किए उससे उसको नए आइडियाज़ मिलते थे, और उसी आइडियाज़ के बदौलत वो आज कंपटीशन जीत गई है। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. अब मेडी फिर से अपने दिमाग में सोच रही है इस आइडिया के बारे में जो पैगी अभी डिस्कस कर रही है, उसके इन सारे थॉट्स को वो अपने दिमाग में सोचती है। और अगर उसको एक आर्ग्यूमेंट करना होता, बिकॉज इफ़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ पैगी वॉज राइट, अगर पैगी का ये आर्ग्यूमेंट अगर सही है तो वेंडा को इतना बुरा लगता ही नहीं अबाउट टीजिंग, जो उसको चिढ़ाती थी पैगी। अगर ये आइडिया या ऐसा अगर कुछ होता कि वेंडा को उससे नए आइडियाज़ मिलते हैं, वेंडा को एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है डिज़ाइन का, तो अगर ऐसा पैगी का आर्ग्यूमेंट है, अगर ये बात सही होती, ये आर्ग्यूमेंट सही होता, तो डेफिनेटली वेंडा को ये बात बुरी न लगती और वो मतलब इस बोगिन हाइट से जो है वो कहीं शिफ्ट होती ही ना, उसी स्कूल में पढ़ती। तो ये जो है मेडी जो है अपने माइंड में ऐसे सोचती है। और बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव इन। अब सी हैड लिव्ड इन। अब उस रात क्या हुआ कि जो मेडी थी उस रात वो सो नहीं पाई। सी कुडंट स्लीप दैट नाइट। उस रात जो है सो नहीं पाई। वो लगातार ये सोचती रही वेंडा के बारे में, यही सोचती रही कि कैसे उसका ब्लू ड्रेस मतलब जो पहन के आती थी स्कूल, किस तरह से वो फेडेड था, कितना जो है वो डिस्कलर ड्रेस पहन के आती थी, और कितने से छोटे से घर में वो जो है रहती है, उसकी लाइफ के बारे में वो सोच रही थी। तो उसको उस रात जो है वो वेंडा के बारे में ही सोच रही थी और उसको नींद नहीं आई। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और वो सोच रही थी वो शाइनिंग पिक्चर पे बारे में, जो शाइनिंग मीन्स ग्लोइंग मीन्स क्या होता है, शाइनिंग, जो एकदम चमकती हुई, एकदम बिल्कुल अच्छी पेंट की हुई जो पिक्चर है जो वेंडा ने बनाई हुई थी और जो क्लास में एग्जिबिट की गई थी, जिसको लगाया गया था क्लासरूम में बिल्कुल लाइंड अप, मतलब एकदम सीरीज से उसको क्लास में एग्जीबिशन में लगाया गया था, आर्ट एग्जीबिशन में। तो वो कितनी शाइनिंग थी, कितनी ग्लोइंग वो पिक्चर थी जो क्लासरूम में लगाई गई थी, मतलब उसका आर्ट वो कितना अच्छा था, कितने पुअर प्लेस से वो बिलोंग करती थी और कितनी सफरिंग में वो थी, लेकिन उसकी ड्राइंग क्या थी, बिल्कुल अमेजिंग और बिल्कुल अच्छी ड्राइंग थी। और उसके बारे में मेडी जो है सोचती रहती है।
अब यहाँ पे मेडी क्या होता है, एंड एट लास्ट मेडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। अब लास्ट में क्या होता है कि वो अपने बेड पे बैठ जाती है, मेडी फाइनली सी सैट अप इन हर बेड, अपने बेड में बैठ जाती है, एंड सी पुट हर फोरहेड इन हर हैंड्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और अपने हाथों को जो है, अपने जो है फोरहेड को, अपने माथे को जो है हाथों से पकड़ लेती है, माथे को जो है अपने हाथों से ऐसे पकड़ती है और फिर वो सोचने लगती है, मतलब सर पे अपना हाथ रख लेती है और फिर वो सोचने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। ये क्या थी? इट वॉज द टफेस्ट, हार्डेस्ट मीन्स क्या होता है? टफेस्ट थिंकिंग सी हैड डन इन हर लाइफ, मतलब इतना वो कभी अपनी लाइफ में सोची ही नहीं थी। ये मतलब सबसे ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सोच रही थी जब वेंडा जो है उस बोगिन हाइट से, मतलब उस सिटी से जब वो चली गई थी बिग सिटी में रहने के लिए। तो ये मतलब पहली बार था जब मेडी जो है इतना ज़्यादा सोच रही थी अपने लाइफ में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। स्टैंड बाई मीन्स क्या होता है? सपोर्ट करना। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर तक वो सोचती रही। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मतलब जो भी कुछ उसने किया था, मतलब सी केम टू एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को, काफ़ी देर सोचने के बाद, काफ़ी देर जो है विचार करने के बाद वो एक कंक्लूजन पर आई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आई, और उसने ये डिसाइड किया दैट सी वुड नॉट सपोर्ट एनीथिंग रॉन्ग एंड कीप क्वाइट, कि अब से वो कोई भी चीज़ जो गलत है उस पर वो साथ नहीं देगी और ना ही उस पर शांत रहेगी। क्योंकि वेंडा के केस में मेडी बहुत अच्छे से जान रही थी कि पैगी जो है वेंडा के साथ में क्या कर रही है पैगी, और वो चाहती तो पैगी को रोक सकती थी और पैगी को समझा सकती थी, लेकिन वो शांत रही और उसने कुछ बोला नहीं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव थी, वो रिएक्ट नहीं की, और इसके वजह से क्या हुआ कि वेंडा को काफ़ी सफ़र करना पड़ा और वेंडा को उस प्लेस को छोड़ करके जाना पड़ा। तो अगर वहाँ पे मेडी जो है अपनी सहेली पैगी को कुछ समझाई होती, अपनी फ्रेंड पैगी को उसने कुछ समझाया होता, तो शायद ऐसी सिचुएशन ना होती। तो उसने ये कंक्लूजन किया कि अब वो कभी भी शांत नहीं रहेगी और ना कभी जो है गलत का साथ देगी। ये उसने जो है फाइनलाइज किया। इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, सी वुड स्पीक अप। तो पिकिंग ऑन समवन मीन्स क्या होता है? टीजिंग समवन, और स्पीक अप मीन्स क्या होता है? टू अपोज। तो उसने ये डिसाइड किया कि अगर उसको कभी ये पता चलता है कि दैट एनीबडी वॉज टीजिंग समवन, कि कोई किसी को चिढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ दियर अपीयरेंस, मतलब उसके अपीयरेंस की वजह से कि कैसा वो दिखता है, या उसका नाम कितना फ़नी है उसकी वजह से वो चिढ़ा रहा है, तो सी वुड अपोज इट। तो वो सीधा उसका क्या करेगी? अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी, उस पर वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और यहाँ तक कि अगर उसको पैगी की दोस्ती भी छोड़नी पड़े, सी वुड अपोज, तो वो अपोज करेगी। सी वुड अपोज इवन इफ सी लॉस्ट फ्रेंडशिप ऑफ पैगी, अगर उसको पैगी की दोस्ती भी गंवानी पड़ी तो वो वहाँ पर उस गलत चीज़ को बोलेगी, वो अब शांत नहीं रहेगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और मेडी हैड नो मेथड टू करेक्ट द रॉन्ग डन टू वेंडा। अब मेडी के पास कोई चारा नहीं बचता है। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, मतलब जो वेंडा के साथ में जो बुरा हुआ, अब उन चीज़ों को सही करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन उसने ये अपने आप से प्रॉमिस किया, सी प्रॉमिस्ड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया दैट सी वुड नेवर मेक एनीबडी टू दैट एक्सटेंट, जैसे कि वेंडा को होना पड़ा। तो जैसे वेंडा इतनी दुखी हुई, अब ऐसा इतना दुखी वो अपने लाइफ में किसी को नहीं करेगी, ये उसने अपने आप से प्रॉमिस किया। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पैगी। अब जो नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे था, उस दोपहर को वो मैडी और पैगी दोनों जो है साथ रहे। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की एंड दे रोट अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। उन दोनों ने जो है मिलकर के वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिखा।
इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा सी हैड वन। ये जो लेटर था बहुत ही फ्रेंडली था और मतलब उसमें काफ़ी दोस्ती वाला वो लेटर था, और वो वेंडा को इन्फॉर्म करना चाहते थे कि सी हैड वन द कॉम्पिटिशन, कि उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया है, ये बात उसको इन्फॉर्म करना चाहते थे। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। वो दोनों ये बताना चाहते थे कि उसकी ड्राइंग्स कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो ये पूछना चाहते थे कि वो कहाँ रहती थी और कहाँ वो रह रही है इस समय, और उसकी टीचर, नई टीचर कैसी हैं, उसको नई क्लास कैसी लगती है, उसके नए टीचर कैसे हैं। तो ये पूछना वो लोग चाहते थे। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love। तो यहाँ पे क्या है कि वो दोनों जो है सॉरी कहना चाहती थी वेंडा से, और फाइनली उन लोगों ने ये मतलब जो ये फ्रेंडली लेटर है, ये बहुत दोस्ती वाला जो ये लेटर वो लोग लिख रहे हैं, उसको उन्होंने लिखा। और इस लेटर को मतलब दिस लेटर वॉज सिमिलर, ये लेटर बिल्कुल वैसा ही था टू वन दैट वुड हैव रिटन अ गुड फ्रेंड। मतलब ये लेटर उतना अच्छा था जैसे कि कोई अपने अच्छे दोस्त को जब लेटर लिखता है, तो वैसे ही ये लेटर था जैसे कोई अपने अच्छे दोस्त को लिखता है। तो वैसे ही उसी ढंग से इन लोगों ने लिखा था। मतलब लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ही फ्रेंडली थी। इस तरह से पैगी और मैडी ने लेटर को लिखा, और लेटर के एंड में जो है दे रोट लॉट्स ऑफ एक्स टू शो दैट दे लव्ड वेंडा। और लेटर के अंत में इन लोगों ने बहुत सारा एक्स 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 करके जो है उसको इंडिकेट किया अपने लव को शो करने के लिए, कि जैसे ये वेंडा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वेंडा उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। ये एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने जो है लास्ट में बहुत सारा एक्स करके जो है लिखा, एक्स को शो किया। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। अब दे रोट द एड्रेस ऑफ बोगिन हाइट्स, जो बोगिन हाइट्स का एड्रेस था उन लोगों ने उसको लिखा एनवेलप पे, और उस पर लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि दे ऑल्सो रोट प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप, और फिर एनवेलप के टॉप पे लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये सोचा कि वांडा माइट हैव गिवन हर न्यू एड्रेस टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पे उसने अपना नया एड्रेस दिया होगा। जब ये बोगिन हाइट वाले एड्रेस पे जब जाएगा तो जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, और वो जो है जहाँ पे वेंडा शिफ्ट हुई है उसके न्यू एड्रेस पे उसका ये एड्रेस फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसलिए उन लोगों ने इसको ऐसा लिखा। यही उसका मतलब है कि उन लोगों ने जो फॉरवर्ड, प्लीज़ फॉरवर्ड जो लिखा, उसका मतलब ये है कि वो पोस्टल इम्प्लाइज जो है उस लेटर को, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो है उसका डिटेल होगा न्यू एड्रेस का, तो वो लोग न्यू एड्रेस पे इस लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it। तो मतलब कई दिन बीत गए और उन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आया उस लेटर का जो वेंडा को उन्होंने लिखा, मेडी और पैगी ने, उन लोगों को उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। जैसे क्या होता है कि अगर लेटर नहीं जाता है तो पोस्ट ऑफिस से जो है वो लेटर वापस आ जाता है, जो उसका राइटर होता है उसके पास फिर वापस आ जाता है। तो लेटर वापस भी नहीं आया। मतलब कि क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टल एम्प्लॉइज़ हैं मे बी उन लोगों ने उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया है वांडा के न्यू एड्रेस पे, इसलिए लेटर जो है वापस नहीं आया। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुडंट ब्लेम हर। और शायद ये भी हो सकता है उन लोगों ने ये एज्यूम किया, ये जो है होप किया कि वांडा जो है काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उसे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई थी, काफ़ी एंग्री थी, और शायद इस वजह से उसने उस लेटर का रिप्लाई नहीं किया कि जो है जब तक थे तब तक तो बहुत चिढ़ाती थी, अब जो है लेटर लिख रही हैं तो शायद हो सकता है कि वो नाराज़ हो, इसलिए वो लेटर का जवाब नहीं दे रही है। दे कुड नॉट होल्ड वांडा रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग एंग्री। और यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ जो है पैगी और मेडी, दोनों उसको इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती हैं कि वो अगर नाराज़ है तो वो गलत है, उसको वो गलत नहीं मानती हैं। उस कहती हैं कि ये बट नेचुरल है, जितना इन लोगों ने उसकी टीजिंग की थी तो शायद वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी। इसको वो लोग जस्टिफाइड मतलब करती हैं कि मतलब शायद उसके लिए वो वांडा को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती हैं। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। तो बहुत सारे मेनी वीक्स पास्ड, बहुत सारे वीक्स बीत गए लेकिन
वांडा हैड नॉट रिप्लाइड टू दियर लेटर, वांडा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. तो यहाँ पे क्या था कि पैगी ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ था वैंडा का वो लगभग भूल चुकी थी, लेकिन मैडी जो है सी यूज टू मेक स्पीचेस, वो अक्सर जो है भाषण दिया करती थी, इस पर बोला करती थी अबाउट वैंडा इन हर ड्रीम्स, मतलब उसको सपने आते थे, मैडी को जो है सपने आते थे और वो अपने ड्रीम्स में बोला करती थी, मतलब बोलती थी, जवाब दिया करती थी और वो वैंडा को बचाती थी। सी वुड प्रोटेक्ट वैंडा, किससे बचाती थी? फ्रॉम द लार्ज क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बड़ी भीड़ से, जहाँ पे लड़कियाँ जो है वैंडा को चिढ़ाती रहती थी। वो अपने सपने में ऐसा देखती थी कि वैंडा को वो सब चिढ़ा रही हैं और उन लड़कियों से जो है मैडी जो है वैंडा को बचाती है, वो उसका जवाब देती है और ये जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, वैंडा को चिढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं और उससे पूछती हैं कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। वैंडा से वो लोग पूछती हैं और उसका जवाब मैडी देती है, मैडी उसको प्रोटेक्ट करती है। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. तो जब जैसे क्या होता है कि बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, जैसे क्या होता है कि ये वैंडा की हैबिट थी कि जब भी वो क्वेश्चन का आंसर करती थी तो अपने दोनों लिप्स को जो है वो प्रेस करती थी, दोनों लिप्स को जो है दबाती थी और लिप्स को दबाने के बाद जो है वो जवाब देती थी। तो जब ऐसा वो करने ही वाली रहती थी, ठीक उसी समय मैडी उसको रोक देती थी, वो चिल्ला के बोलती थी कि रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड सेम वे एज वैंडा यूज टू फील। तो जब वो उसको रोक देती थी तो वहाँ पर जो उससे क्वेश्चन करते थे वो सभी बहुत ही असेम्ड होते थे, बहुत ही उनको शर्म आती थी, जैसे कि वैंडा को शर्म आती थी जब वो लोग उससे ड्रेस के बारे में पूछते थे। तो ठीक जब मैडी डांटती थी वैंडा को, कहती थी कुछ ना बताओ, तब उस पर जो उससे क्वेश्चन करते थे उनको भी शर्म महसूस होती थी और वो चुपचाप चले जाते थे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब जो है कुछ ही दिन जो है बचे हुए थे क्रिसमस के लिए। तो इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, हर तरफ जो है देयर वॉज अ स्नो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो है बर्फ गिरी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी और मतलब ठंडी जो है काफ़ी शुरू हो गई थी। तो जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे विंटर वेकेशन हो जाती है और क्रिसमस के बाद जो है स्कूल ऑफ कर दिए जाते हैं। तो जो पूरा क्लासरूम था वो डेकोरेट किया गया था क्योंकि क्रिसमस का ईव था। विद द बेल एंड अ स्मॉल ट्री, वहाँ पे हर जगह जो है छोटी छोटी बेल्स लगी थी, स्मॉल ट्री से डेकोरेट किया गया था पूरा क्लासरूम। और ये क्योंकि स्कूल का लास्ट डे था, क्योंकि वैकेशन होने वाली थी, तो बिफोर वैकेशन पूरा क्लासरूम जो है डेकोरेट किया गया था और वहाँ पर छोटी छोटी बेल और ट्रीज़ लगाए गए थे। अब टीचर ने जो है एक लेटर दिखाया क्लास में एंड सी हैड रिसीव्ड दैट लेटर इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो लेटर उनको उसी सुबह आया था, उन्होंने उस लेटर को दिखाया। यू रिमेंबर वैंडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, सी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स। Because now I can send her medal, I want to read her letter to you. तो गिफ्टेड मीन्स क्या होता है? टैलेंटेड। तो अब टीचर ने बताया कि बच्चों से पूछा, क्लास के स्टूडेंट से, कि क्या उनको ये याद है उस टैलेंटेड आर्टिस्ट के बारे में जिसका नाम वैंडा पेट्रोन्स्की था। और बताती कि सी वॉज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, वो इसी क्लास की स्टूडेंट थी जिसने कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता था। और फिर आगे मिस बताती हैं कि सी हैज़ रिटन अ लेटर टू हर, मतलब वैंडा ने जो है उनको लेटर लिखा है और उनको आज ही सुबह ये लेटर मिला है। एंड सी इज़ वेरी हैप्पी टू नो वेयर सी लिव्स। और वो बताती हैं कि उनको बहुत खुशी हो रही है यह जान के कि वो कहाँ रहती है, ये जानकर उनको बहुत अच्छा लगता है। और कहती कि ये मतलब इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि अब जो वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जो कंपटीशन में जो वो जीत गई थी, अब उसका वो मेडल उसको भेज सकती हैं। नाउ सी कैन सेंड द मेडल टू हर एंड सी वांट टू रीड द लेटर टू द स्टूडेंट्स, मतलब वो लेटर जो है रीड करके स्टूडेंट को सुनाना चाहती हैं। जो रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स, उन सभी को वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हैं। द क्लास सैट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली।
क्लास जो है वो बिल्कुल एकदम सडनली इंटरेस्टेड हो गई सुनने के लिए, टू लिसन केयरफुली, उसको ध्यान से सुनने के लिए, विद फुल अटेंशन, एकदम तैयार हो गई, मतलब सब बच्चे एकदम शांत हो गए, बैठ गए। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawings of the green dress with the red trimming and her friends Maddie to have the blue one for Christmas. I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Petronsky. तो ये जो लेटर था दैट वाज एड्रेस टू मिस मैसन, ये मिस मैसन को लिखा गया था। वहाँ पे वो एड्रेस करती है डियर मिस मैसन, और वो पूछती कि हाउ आर यू, आप कैसी हैं, और रूम नंबर 13 के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं। और फिर वो आगे लिखती है कि प्लीज़ आप उन लड़कियों को बता दीजिएगा टू कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो जो 100 ड्रेसेस उसने ड्रॉ की है, उसकी जो ड्राइंग्स है, वो लोग अपने पास सारी ड्रेसेस रख लें, क्योंकि अब उसके पास जो नया घर है जहाँ पे वो रहने गई है, वहाँ पर उसने 100 अलग न्यू ड्रेस जो है उसके पास है, जो कि उसने कबर्ड में बिल्कुल लाइन से रखा हुआ है। और वो चाहती है कि जो ग्रीन कलर की ड्रेस है, वो जिसमें रेड ट्रिमिंग्स उसने बनाई हुई है, उसको वो पैगी ले ले। पैगी जो है उसकी ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग्स लगी, उसको पैगी ले ले, और जो ब्लू ड्रेस है उसकी ड्राइंग जो है वो मैडी ले ले। और फिर वो लिखती है कि वो उस स्कूल को बहुत मिस करती है और क्रिसमस पर बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। उसकी जो न्यू टीचर है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि मिस मैसन थी। मिस मैसन के इतना बराबर जो है उसकी नई टीचर अच्छी नहीं है। और वो सबको मैरी क्रिसमस विश करती है, सबको क्रिसमस विश करती है कि मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी इन रूम नंबर 13 इंक्लूडिंग मिस मैसन। और फिर वो नीचे अपना साइन करती है, उसमें लिखती है वेंडा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पैगी held their drawings very carefully. All the houses and had wreaths and holly in the windows. तो रीथ मीन्स क्या होता है, सर्कुलेशन डेकोरेशन। जब क्या होता है सर्कुलर वे में डेकोरेशन हुआ रहता है उसको बोलते हैं रीथ। और हॉली मीन्स क्या होता है, टाइप ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्रास। तो एक तरह की ग्रीन कलर की जो ग्रास होती है उसको बोलते हैं हॉली। तो जब लोग घर अपने वापस जा रहे थे तो मैडी और पैगी दोनों जो है अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही केयरफुली पकड़ी हुई थी, क्योंकि जो ग्रीन कलर की ड्रेस थी उसको पैगी ने लिया था, और ब्लू कलर की जो ड्राइंग की ड्रेस थी, जो उसने ड्रेस ड्रॉ किया था ब्लू कलर का, उसकी ड्राइंग मैडी ने लिया था। तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी जो ड्राइंग्स थी उसको अच्छे से लिया हुआ था। और जितने भी हाउसेस रास्ते में पड़ रहे थे वो दे हैड पुट सर्कुलर डेकोरेशन, उन्होंने जो है लाइट्स के जो है सर्कुलर डेकोरेशन जो है जैसे लोग डेकोरेट करते हैं, जो लाइट्स होती हैं, जो बल्ब की एक सीरीज होती है, जो लाइट्स होती है, उससे उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया था। और वो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर जो है उन लोगों ने अपने घर पे उसको लाइट बल्ब को जो है उसने सबने ऐसे टांग रखा था। तो इस तरह से होम डेकोरेशन किया गया था। और जो ग्रीन ग्रास थी वो ग्रीन ग्रास इन विंडोज़, और विंडो के सामने ग्रीन ग्रास को लगा रखा था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड। तो ग्रोसरी स्टोर मीन्स क्या होता है, जनरल स्टोर, और स्टैक्ड मीन्स क्या होता है, कलेक्ट किया गया था। एंड इन द विंडो कैंडी, पिपरमेंट स्टिक्स एंड कार्नुको पियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। तो कैंडी मीन्स क्या होता है, टॉफ़ी होता है, और कार्नुकोपिया जो होती है वो होती है डेकोरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ हॉर्न, मतलब एक सींग की तरह से। तो जनरल स्टोर के बाहर जो है 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज़ थे, मतलब बहुत सारे क्रिसमस ट्री रखे हुए थे। और मीन्स क्रिसमस ट्री वर डिस्प्लेड, वहाँ पे क्रिसमस ट्री रखे गए थे। इन द विंडोज़, और खिड़कियों पर पिपरमेंट टॉफ़ीज़ वर डिस्प्लेड, और जो जनरल स्टोर था उसकी विंडो पर जो है पिपरमेंट की टॉफ़ीज़ जो है रखी गई थी। देयर वर स्ट्रिंग ऑफ डेकोरेटिव हॉर्न्स, और जो सींग होती है डेकोरेटिव हॉर्न, वो उसकी जो है एक लड़ी लगी हुई थी, मेड ऑफ शाइनिंग ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रांसपेरेंट पेपर पर जो है जो एक हॉर्न होती है, सींग जैसा जो होता है, वो डेकोरेट करके जो है टांगा गया था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। बॉय सेड पेगी, दिस शोज सी रियली लाइक अस, इट शोज सी गॉट आवर लेटर, एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, एंड दैट्स दैट।
तो अब क्या था कि एवरीवेयर देयर वर डेकोरेशन फॉर क्रिसमस, क्रिसमस का पूरा एकदम डेकोरेशन हो गया था, गली गली सज गई थी, दुकानें सज गई थी, द लाइट्स वर शाइनिंग, पूरी लाइट चमक रही थी, इट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, स्नो पर जो लाइट लगी हुई थी उसका कलर अलग अलग दिखाई दे रहा था। पेगी सेड दैट द लेटर इंडिकेटेड दैट वेंडा लाइक्ड अस, और पेगी यहाँ पर कहती कि शायद जो है जो उसने उन दोनों ने जो है पेगी और मैडी ने जो लेटर लिखा था शायद वो वेंडा को पसंद आया। सी रिसीव्ड आर लेटर, और वो कहती है कि शायद जो है वेंडा ने उसके लेटर उस मतलब उन दोनों के लिखे हुए लेटर को शायद उसको वो मिला, और क्योंकि उसका लेटर इंडिकेट कर रहा है कि दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कि अब जो है वेंडा नाराज़ नहीं है, उसने शायद पेगी और मैडी को माफ़ कर दिया है और उसके लेटर से पता लग रहा है। तो नाउ दे वर फीलिंग गुड एंड इट इज़ गुड दैट वेंडा ने जो है उन दोनों को फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है, वो नाराज़ नहीं है। तो ये जानकर के पेगी और मैडी जो है क्रिसमस की ईव पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आई होप सो सेड मैडी सैडली, सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। तो टाइट लिप्ड मीन्स क्या होता है, वन हु डज नॉट स्पीक, और पॉलिश मीन्स क्या होता है, फ्रॉम पोलैंड। अब मैडी जो है वो सैडली वो कहती है कि उसको भी मतलब यही आशा है, उसको भी यही आशा है कि वेंडा ने उन दोनों को माफ़ कर दिया होगा, उसने माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि मैडी जो है सी वॉज सैड बिकॉज सी वुड नेवर मीट दैट गर्ल, क्योंकि अब उस लड़की से वो कभी नहीं मिल सकती है, फ्रॉम पोलैंड, जो पोलैंड की है, उस लड़की से वो कभी नहीं मिल पाएगी, जो कभी नहीं बोल पाती थी, अब उस वेंडा से वो कभी नहीं मिल पाएगी। मतलब थोड़ी सी इमोशनल होती है मैडी यहाँ पर। मैडी विल नेवर बी एबल टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हरसेल्फ एंड वेंडा, और वेंडा और उसके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर वेंडा जो है उसको गलत समझती है, अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को वो कभी भी सही नहीं कर सकती है। सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब मैडी जो है वो अपने घर पहुंचती है और उस ड्राइंग को, जो वेंडा की ड्राइंग होती है, उसको वो क्या करती, सी पुट दैट ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ अ पिन। तो एक पिन लेती है, उसके पिन को जो है वो लगा देती है ऑन द वॉल, उस पिन की सहायता से वो वॉल पे उस ड्राइंग को लगा देती है। अब वॉल क्या होती है, द वॉल हैड टॉर्न वॉलपेपर, अब वॉलपेपर जो है वो फटा हुआ रहता है, जो वॉलपेपर होता है वो पिंक कलर का होता है और वो वॉलपेपर फटा हुआ रहता है। उसी वॉलपेपर के ऊपर वो अपने बेडरूम में उस ड्राइंग को वो पिन लगा करके टांग देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। शैबी मीन्स क्या होता है, अगली, और केम अलाइव मीन्स क्या होता है कि स्टार्टेड लुकिंग ब्यूटीफुल। अब जो उसका मतलब एक शैबी एकदम गंदा जो रूम था वो अचानक बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि जो ड्राइंग थी वो इतनी ब्रिलियंट थी, इतनी शाइनी थी कि उससे पूरा कमरा चमक जाता है और उसका कमरा जो है ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो ये क्या था कि वेंडा की ड्राइंग का एक वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, कलर का रिफ्लेक्शन होता है कि कितनी ब्राइट उसकी ड्राइंग है, और उस ड्राइंग के लगने से कमरा जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है और अब बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से वो पाती है मैडी अपने कमरे में। Maddie sat down on her bed and looked at the drawing she had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. Maddie जो है अपने बिस्तर पर बैठ जाती है and looked at the drawing, और उस ड्राइंग को देखती है, और फिर वो Maddie had supported Peggy by remaining silent, और फिर वो ये याद करती कि मैडी ने जो है शांत होकर के उसने पैगी की जो है मदद की, मतलब पैगी को सपोर्ट किया, और उसने बट वैंडा हैड बिहेव्ड नाइसली टू मैडी, लेकिन वैंडा जो है भले ही उसने पैगी को सपोर्ट किया, उसने कुछ नहीं बोला पैगी को और वहाँ पे वो शांत रही, लेकिन वैंडा जो है वो कभी भी मैडी के लिए उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। सी वॉज वेरी नाइस टू हर ऑलवेज, और वो क्या थी, हमेशा जो है मैडी के लिए अच्छी थी, और मैडी को वो कभी कुछ नहीं कहती थी, मैडी के लिए वो हमेशा ही अच्छा बिहेव करती थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. तो blurred मीन्स क्या होता है, नॉट क्लियर, मेड हेजी। तो टीयर्स जो है वो आंखों में एकदम भर आए, जैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल शी कुड नॉट सी क्लियरली बिकॉज ऑफ टीयर्स, टीयर्स की वजह से कुछ देख नहीं पा रही थी। शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो जो ड्राइंग थी, वेंडा ने जो ड्राइंग बनाई थी, मैडी उसको बहुत लंबे समय तक देखती रही खाली। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। तो हेस्टली मीन्स क्या होता है, क्विकली। फिर वो जो है बहुत ही क्विकली उसने अपने आँखों को रब किया
अपने आइज़ को रब किया और फिर उसने ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से देखा, केयरफुली उसने देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट सी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। अब जो ड्राइंग में जो उसके ड्रेस बने हुए थे, जो उसने जो ड्रेस बनाए थे, वो ड्रेस इतने ज़्यादा ब्राइट थे, इतने शाइनी थे कि उसके आगे फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ही विविड, विविड मीन्स क्या होता है, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही क्लियर, और स्कैर्सली मीन्स क्या होता है, हार्डली या बेयरली। तो जो ड्राइंग का जो कलर था वो इतना ज़्यादा ब्राइट था कि वो बहुत ही हार्डली नोटिस कर पा रही थी कि जो ड्रेस बना हुआ है उसके ऊपर किसका हेड उसने बनाया है और किसका फेस उसने ड्रॉ किया है। तो वेंडा ने जो है ड्रेस बनाने के बाद ऊपर किसका हेड बनाया है, मतलब वहाँ पे गर्ल का भी पिक्चर था उसमें, और किसका फेस बना हुआ है, ये कोई बहुत ही हार्डली नोटिस कर सकता था। लेकिन जो उसने फेस बनाया था दैट लुक्ड लाइक मैडी, जो वेंडा ने फेस बनाया था वो बिल्कुल किसकी तरह लग रहा था, मैडी की तरह से फेस वो दिख रहा था। यस इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन फेस, वो जो है बिल्कुल मैडी की तरह ही वो चेहरा बना हुआ था, जैसे मैडी दिखती है वैसा ही उसने वेंडा ने उस पिक्चर में बनाया था। क्योंकि मैडी जो है वो ब्लू ड्रेस के बारे में ज़्यादा पूछती थी, उसे ब्लू ड्रेस ज़्यादा पसंद थी, और जो ग्रीन ड्रेस थी क्रिसमस की तरह से वो पैगी उससे ज़्यादा लाइक करती थी, इसलिए वो उसने डेफिनेटली पैगी का फेस बनाया होगा। White really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. अब मैडी ने ये सोचा कि जो है why the drawing looked like her own picture, जो मैडी ने जो मतलब वेंडा ने जो ड्रेस बनाई है उसमें जो उसने फेस लगाया है वो तो बिल्कुल उसका जैसा लग रहा है, मैडी का जैसा चेहरा है। तो वेंडा ने जो है एक्चुअली वो जो ड्राइंग बनाई थी वो सिर्फ मैडी के लिए ही बनाई थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो ब्लू ड्रेस है वो उसने मैडी के लिए ही बनाई थी, इसीलिए उसने मैडी का जो है फेस उसमें बना रखा था, ड्रेस के ऊपर जो है मैडी का फेस उसने बनाया था। और यही सोच के वो एक्साइटेड हो गई कि जब पैगी को उसने ग्रीन ड्रेस गिफ्ट की है तो डेफिनेटली उसमें पैगी का फेस होगा, इसलिए उसको देखने के लिए वो उसके पैगी के घर जाती है और वो पैगी से कहती है कि तुम अपनी ड्राइंग मुझे दिखाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने कहा कि अरे क्या बात हो गई। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, मैडी केयरफुली रेज्ड इट। तो क्लैटर्ड मीन्स क्या होता है, वॉक्ड विथ साउंड ऑफ फुट स्टेप, मतलब पैर आवाज़ करते हुए जाना। पैगी ने पूछा मैडी से अरे क्या बात है, क्या मीन्स व्हाट वाज द रीज़न फॉर कमिंग टू हर, मतलब इतनी क्या बात हो गई, क्यों आई है दौड़ते हुए। तो जो है दोनों जो है पैगी के रूम में जाते हैं, मैडी और पैगी दोनों रूम में जाते हैं। ड्राइंग जो वेंडा ने बनाई है वो वहाँ बेड पर पड़ी होती है विद इट्स फेस डाउन, और उसका जो मतलब ड्राइंग का जो मेन जिसमें जिस साइड वो पिक्चर ड्रॉ हुई रहती वो ड्रॉन पिक्चर जो है वो बेड की तरफ पड़ी हुई रहती है, मतलब ऊपर जो है उसका पीछे का पार्ट होता है ड्राइंग का, और जो ड्राइंग जिसमें ड्रॉ की गई है वो बेड की तरफ रखी होती है, मतलब उल्टी पड़ी रहती है। तो मैडी जो है उसको बहुत ही ध्यान से उठाती है। लुक सी ड्रू यू, दैट्स यू, सी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। मैडी बहुत ही सरप्राइज के साथ वो कहती है देखो पैगी, ये देखो वेंडा ने तुम्हारा फेस इसमें ड्रॉ किया है, ड्राइंग को देखो इसमें उसने तुम्हारा फेस ड्रॉ किया है, और जो फेस और जो हेड बना था वो रियली पैगी की तरह ही दिख रहा था। तो पैगी ने कहा होगा कि दैट मतलब हो सकता है उसका ही फेस हो, लेकिन उससे क्या। तो वहाँ पे ये पैगी कहती है कि शायद वेंडा हम लोग को पसंद करती थी, इसीलिए उसने हमें पिक्चर ड्रॉ करके दी है ना। तो सेड पैगी सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो ये पैगी का स्टेटमेंट है। पैगी कहती है कि शायद वो हम लोग को पसंद करती रही होगी, वेंडा शायद हमको एक्चुअली लाइक करती होगी, इसलिए उसने ये ड्रॉ किया है। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी,
अब मैडी भी जो है बिल्कुल एग्री करती है कि हाँ वैंडा उन दोनों को पसंद करती थी, मतलब उनसे हेट नहीं करती थी, वो उससे नाराज़ नहीं थी बल्कि पसंद करती थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वैंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैडी बताते बताते इमोशनल हो जाती कि हाँ सचमुच वो हम लोग को लाइक करती थी, और इमोशनल होने के बाद सी रिमूव्ड टीयर्स फ्रॉम हर आइज़, अपने आंखों से आंसू को पोंछती है क्योंकि बार बार आंखों में उसके आंसू आ जा रहे हैं, तो अपने आंसू को वाइप करती है, अपने टीयर्स को वाइप करती है। और जब भी कभी वो वैंडा के बारे में सोचती थी, चाहे वो स्कूल यार्ड में जब वो सन बास्किंग करती थी, जब धूप सेकती थी ठंडी के दिनों में, वहाँ पे जब खड़ी होती थी तो वहाँ पे जब वैंडा के बारे में सोचती थी तो वो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। जब वो लड़कियों को हंसते हुए देखा करती थी, जब वो हंसती हुई लड़कियों को देखा करती थी एट वैंडा के ऊपर, आफ्टर लिसनिंग दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, और उसको जब वो याद करती है कि लड़कियां उसके ऊपर कैसे हंसा करती थी जब वैंडा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, कैसे हंसती थी, तो ये बात सोच करके मैडी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। वैंडा वुड लुक एट द लाफिंग गर्ल्स कामली एंड विदाउट एनी फीलिंग। और वैंडा क्या होती थी, वैंडा उन लड़कियों को बहुत ही काम होकर के, बिल्कुल शांत होकर के उन लड़कियों को देखती थी जो उसके ऊपर हंसा करती थी, और उसका मतलब रिमार्क यही होता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी उसके अलमीरा में लाइन से रखे गए हैं। तो वैंडा ने कभी एक्चुअली झूठ बोला ही नहीं, ये हकीकत थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, लेकिन वो क्या थे, देवर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, वो ड्राइंग के फॉर्म में थे, और सब उसने जो है अपने क्लॉजेट में, अपने अलमीरा में सेफ उसने रखे रहे होंगे, और इसीलिए वो इसको बोलते समय कभी भी हेजिटेट नहीं करती थी, और वो बहुत ही फर्मली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बात को बताया करती थी। तो ये बात सही थी, इसमें वैंडा ने कोई झूठ नहीं बोला, सचमुच उसके पास 100 ड्रेसेस थे और सभी उसके क्लॉजेट में लाइंड अप थे। इस बात को जो है मैडी अपने माइंड में हमेशा सोचती रहती थी, और वो कभी कभी इन बातों को सोच करके इमोशनल हो जाया करती थी। सो दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी। I hope that you understood all the meanings of the words and the lines of this story, and you found this story very interesting, and you would have taken the lesson also that we should not tease anyone in the class if we find different, somehow different in any manner. So we should not tease any boy in the class or any girl in the class. We should be friendly always, we should feel polite. अदरवाइज जैसे कि मैडी और पैगी जो है अब रिपेंट कर रहे हैं, दे आर रिमोर्सिंग दैट इफ़ दे वुड हैव नॉट डन विद वैंडा, तो वैंडा शायद उन लोग के साथ पड़ती। तो ऐसा कभी हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट या इल वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, हमेशा सबसे फ्रेंडली रहना चाहिए। आई होप यू वुड हैव टेकन दिस नोट फ्रॉम दिस स्टोरी, आपने ये मैसेज लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।